कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। कहते हैं जब जिंदगी मुस्कुराती है तब शरीर उसका साथ देता है, लेकिन जब शरीर खामोश दर्द सहता है तब जिंदगी के हर रंग पर साया छा जाता है। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो सुनते ही रूह कांप जाती है, कैंसर। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल 14 लाख से ज्यादा नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और समय पर पहचान न हो तो ये बीमारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या कैंसर मतलब मौत की सजा है? क्या ये सिर्फ धूम्रपान या शराब से जुड़ी बीमारी है या फिर इसके पीछे छुपे हैं और भी कई कारण, जैसे तनाव, लाइफस्टाइल, पर्यावरणीय असर और जेनेटिक फैक्टर? आज के इस बेहद जरूरी शो में हम जानेंगे कैंसर कितने प्रकार का होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, समय रहते कौन से टेस्ट और जांच जरूरी हैं और सबसे अहम, बचाव कैसे करें और कैसे रखें अपने शरीर पर नजर। बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सर्जन और चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रामावतार शर्मा, जो पिछले 41 वर्षों से न सिर्फ शरीर की बीमारियों से लड़ रहे हैं बल्कि लोगों को जीवन जीने की एक नई उम्मीद भी दे रहे हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर रामावतार शर्मा जी का। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगी बॉक्स एफएम स्टूडियो में। और ये जो हर बार मैं आपसे किसी ना किसी नए विषय पे बात करती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसी वाइब आती है कि जब भी रामावतार सर आएंगे इंटरव्यू मैं ही लूँगी। नमस्ते। सर, जैसे अभी हम कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, कैंसर, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कैंसर में होती हैं। सर, ये जो शब्द है ना, ये हर इंसान को घबराहट में डाल देता है, परेशान कर देता है। आधा तो इंसान अपनी बीमारी से जूझ रहा होता है और ऊपर से एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आम भाषा में अगर हम शुरू करें तो ये कैंसर बेसिकली क्या होता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे क्योर किया जा सकता है? देखिए, कैंसर एक अलग की तरह की एक स्थिति है शरीर की, जिसके बारे में मैं सच में कहूँ तो इसके बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं कि कैसे प्रारंभ होता है, ये क्यों प्रारंभ होता है। हम जो ज़्यादा बेहतर समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये शरीर में कहाँ कहाँ फैल सकता है, जहाँ से इसका उद्गम है, जिस अंग में ये प्रारंभ होता है वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, उसके बारे में तो हमारी व्यापक जानकारी है। जैसे ये एक जगह हुआ तो वहाँ जो उसके पास में लिम्फ नोड है उसमें जाएगा, लीवर में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में एंड बोन्स में जा सकता है। तो ये कैंसर के बारे में। लेकिन ये क्यों होता है और ये इसको कौन से फैक्टर हैं जो इसको डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं, कब किस स्थिति में और कब वो ट्रिगर करेंगे, इसके बारे में जो हमारा ज्ञान अभी तक है वो आप कहो कि भ्रूणावस्था या प्रारंभिक अवस्था में ही है, तो उसमें बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। तो कैंसर को आप आगे लो तो जैसे ऐसा मानते हैं एक सामान्य व्यक्ति भी, और इवन अपने प्रारंभिक जो कार्यकाल में ज़्यादातर डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि कैंसर वो है जहाँ पर कोशिकाएं तेज़ी से बढ़ती हैं और एक गांठ का रूप ले लेती हैं जी। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। कैंसर सेल और सामान्य हमारी कोशिकाएं, कैंसर की कोशिका और सामान्य कोशिका, उनके डबल होने की गति एक ही है। अच्छा। हाँ, गति एक ही है। सामान्य कोशिकाओं में क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो एक, जैसे मेरी चोट लगी अंगुली में कहीं या हमारी चमड़ी कट गई, तो हम देखते हैं कि थोड़े दिनों में 5 या 7 दिनों में वो चमड़ी, या 10 दिनों में चमड़ी भर जाता है, घाव भर जाता है और फिर वहाँ नई चमड़ी आ जाती है और वो वहीं रुक जाती है। हील हो जाता है। हील क्या हो तो वहीं रुक जाती है और नई कोशिका नहीं बनेगी। अब वहाँ यदि कैंसर है तो वो कोशिका बनती ही रहेगी। तो कैंसर की कोशिका सामान्य कोशिका की गति से ही बढ़ती हैं उनकी संख्या, लेकिन वो संख्या रुकती नहीं है। वो जीन्स का प्रभाव उन कोशिकाओं पे होता नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा देखा गया है कि वो जीन जो होती है, तो उसका नाम बताने का तो फ़ायदा नहीं, टेक्निकल है वो,
तो वो जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, अर्ली स्टेज में करीब 30% के आसपास ऐसे लोग होते हैं कैंसर प्रोस्टेट के अंदर जिसमें वो जीन्स कम पाई गई है या नहीं पाई गई है। और एडवांस कैंसर में 70% लोगों में जो ग्रोथ सप्रेसर कहते हैं, जो वृद्धि कोशिकाओं की वृद्धि को रोकती है, वो करीब 70 से 80% केसेस के अंदर वो जीन गायब मिलती है। इट मीन्स कोई न कोई जेनेटिक फैक्टर है, कोई जीन का फैक्टर है, आनुवंशिकता नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, वो अलग चीज़ है। जीन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है कि कोशिकाओं की जो बढ़ने की गति है, 1 से 2, 2 से 4 होने की जो गति है वो रुकती नहीं है, वही कैंसर है। लेकिन ये होता क्यों है, इसके बारे में अभी हमारा ज्ञान है वो अधूरा है और उसके ऊपर वर्क होना चाहिए। उस पर वर्क क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है। सरकारें दुनिया की अनफॉर्चुनेटली इस पे खर्चा कर नहीं रही हैं रिसर्च के ऊपर, और जहाँ कुछ कर भी रही हैं तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनमें भ्रष्टाचार बहुत है। तो इसलिए होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ इनकम नहीं होगी वहाँ काम करेगा नहीं, वो अपना पैसा लगाएगा नहीं। बिल्कुल। तो इलाज तो तेजी से बढ़ रहा है, कैंसर के इलाज में नई विधियाँ आ रही हैं क्योंकि पैसा बहुत है उसमें, और जिनके कैंसर है वो जानते हैं कि कितना महंगा इलाज है। एक साधारण सा कैंसर साधारण सी स्थिति में भी हो तो 20-30-50 लाख रुपए खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर एक आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और उसमें इनकम है। और जो कैंसर नहीं हो, हमारे कैंसर की शुरुआत क्यों होती है शरीर में, क्या कोशिका के स्तर पे क्या परिवर्तन आता है, जीन के स्तर पे क्या परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है उसको रोका जा सके, उस पे जितना कार्य होना चाहिए उसका 10% ही मुश्किल से हो रहा है। और वहीं पे हमें आज की टॉक को फोकस करना है कि जो अभी तक हमारे पास जो कुछ ज्ञान उपलब्ध है जो हम हमारे जीवन में अप्लाई कर सकें उस पे हम बात करें। ज़्यादा डीप में जाने के बजाय, कैंसर को ढूंढने की बजाय, हमारी टॉक का हम आज जो फोकस रखेंगे वो ये रखेंगे कि हम एक तो इस बीमारी को जो इसका बेस है उसको समझें, और इसके अलावा क्या होगा कि हम ऐसा कैसे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएं कि हम इसके शिकार नहीं हों, और यदि हम में से कोई इसका शिकार हो गया है तो हम ऐसा क्या परिवर्तन लाएं कि हमारा जो इलाज हो रहा है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो और दोबारा हमारी ये बीमारी रहकर नहीं हो, दोबारा नहीं हो। तो इस पे हमारा मोटे तौर पे आज फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो सर, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि वो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जहाँ से हमारा कैंसर ट्रिगर करता है, तो वो क्या हो सकती है, वो ज़रा आप बताएं। देखिए, उसमें हमारे शरीर में 40 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। 40 लाख करोड़ तो कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका अपने आप एक अलग जीवित चीज़ है। इसके अलावा करीब 400 लाख करोड़ से लेकर के 4000 लाख करोड़ हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं। हर एक कोशिका के पीछे 10 से लेकर 100 के बीच में हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं। इट मीन्स हमारे शरीर में कितने जीवित मतलब जीवन के कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं। हर एक को एक टुकड़ा मानो एक कोशिका को आप, तो 40 लाख करोड़, फिर 400 से लेके 4000 लाख करोड़। तो जब इतना जीवन एक शरीर के अंदर है तो उस शरीर में निश्चित तौर पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि हर सेल डिवाइड हो रही है। ये जो 40 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं, ये पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। तो डेली कितना टर्नओवर हो रहा है, यही टर्नओवर बैक्टीरिया में हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में हर महीने 10,000 म्यूटेशंस होते हैं, 10,000 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें माइक्रो कैंसर्स हमारे शरीर में बनते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक महीने में 10,000 माइक्रो कैंसर आपके शरीर में बनते हैं। मेरे भी बनते हैं, आपके भी बनते हैं, बच्चों के भी बनते हैं, बड़ों के भी बनते हैं, हर महीने। अब होता क्या है, वो माइक्रो कैंसर में परिवर्तित क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा एक होता है इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है, और उसमें हमारी जैसे मोनोसाइट्स हैं प्लस एंटीबॉडीज बनती हैं, वो सारी की सारी उन माइक्रो कैंसर्स को डाइजेस्ट कर जाती हैं। और यदि हमारा जो तंत्र सही रूप से काम करता रहे तो हम जीवन पर्यंत कैंसर मुक्त रहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर व्यक्ति को कैंसर होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कैंसर होना कोई बहुत अलग या विचित्र घटना नहीं है। कहीं न कहीं आपकी जीवन शैली में कोई न कोई गड़बड़ रही है कि वो एक आदि जो माइक्रो
एक्सीडेंट हुआ आपके शरीर के अंदर, वो पकड़ में नहीं आया आपके इम्यून सिस्टम को। वो कोई वायरस इन्फेक्शन आपके हो सकता है, कोविड हुआ उसकी वजह से है, आपके खाने या पीने में कोई चीज़ की कमी है, आपकी जीवन शैली में कोई कमी है कि वो चीज़ पकड़ में नहीं आई। अदरवाइज कैंसर तो हर व्यक्ति को होना चाहिए एक हिसाब से तो, लेकिन आपके शरीर में लाखों वर्ष के विकास का ये परिणाम आपको मिला, आपको ये इनाम मिला कि आपका जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो इतना मजबूत होता है आपके शरीर का, आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है कि आपको कैंसर से बचा लेता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप शरीर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। अब होता क्या है कैंसर की और नॉर्मल सेल्स के बीच में, जो कैंसर कोशिकाएं और नॉर्मल कोशिकाओं के बीच में आपको 2-3 चीज़ समझनी पड़ेंगी। एक तो कैंसर में क्या होता है कि कैंसर की 2 खासियत होती हैं, वो कॉमन है। किसी भी तरह का कैंसर हो उसमें 2 चीज़ कॉमन है। एक तो ये होता है कि इसमें कोशिकाओं का जो वृद्धि है वो लगातार होती रहती है, रुकती नहीं है। दूसरा, ये कोशिका क्या करती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, इसलिए वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर। यस। आपकी नॉर्मल कोशिका है, आपकी किडनी की कोशिका है, वो जिंदगी भर किडनी में रहेगी। लीवर की कोशिका जिंदगी भर लीवर में रहेगी। ब्रेन की कोशिका पूरी जिंदगी ब्रेन में रहेगी। कैंसर यदि ब्रेन में हो गया तो वहाँ की कोशिका चल के आपके बोन में जा सकती है, आपके लिम्फ नोड में तो जाती है, इसके अलावा वो कहीं भी जा सकती है आपके शरीर के अंदर। तो ये तो अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन जो मुश्किल आती है इलाज करने में और ढूंढने में, इन 2 के अलावा कैंसर सेल्स में कोई सिमिलरिटी नहीं है। अच्छा। जैसे मान लो एक महिला के स्तन कैंसर हुआ और उसकी बायोप्सी एक आई, सिमिलर बायोप्सी दूसरी महिला के भी होगी, सेम कैंसर होगा, लेकिन दोनों का व्यवहार, दोनों का इलाज को रेस्पॉन्स वो अलग होता है। यानी सिमिलर होकर के भी सिमिलर नहीं है, समान होकर के भी असमानता होती है उनके अंदर। वो आपके अपने शरीर की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो बीमारी कितनी फैलेगी, कितनी नहीं फैलेगी। और एक ही ऑर्गन के अंदर कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा, सिंगल सेल कार्सिनोमा, इतनी तरह के कैंसर होते हैं। ब्लड कैंसर है, 10 तरह के ब्लड कैंसर हैं। यानी कि ब्लड का कैंसर एक ही है। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि अगला सवाल मैं यही करूंगी कि कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो और एक ही अंग में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो ये कैंसर्स में इसीलिए इसका इलाज है वो मुश्किल है, और इसीलिए वो हो सकता है हमारा तंत्र पकड़ नहीं सकता। और यहीं आके वो बात फिर सिद्ध होती है कि हमारे शरीर में माइक्रो कैंसर्स बनते रहते हैं। कौन सा माइक्रो कैंसर आपके इम्यून सिस्टम को बाईपास करके और आपके शरीर पर हावी हो गया, इसको जानना है वो आसान नहीं होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि हर तरह का जो कैंसर ट्यूमर होता है ना, उसके 100 तरह के म्यूटेशन हो सकते हैं। आप कैसे पकड़ोगे उसको? मतलब हर जो है वो म्यूटेट होता है कैंसर। जैसे आपने कोविड के टाइम सुना ना कि वायरस म्यूटेट हो गया, वायरस ने अपना स्वभाव बदल दिया, वायरस ने अपना रूप बदल दिया, वायरस ने अपने आक्रमण का जो तरीका है वो बदल लिया। इस तरह से हर ट्यूमर जो है वो 100 तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। यानी 100 आदमियों में एक ही तरह का ट्यूमर होगा तो वो 100 तरह से रिएक्ट कर सकता है। हर आदमी में अलग अलग रिएक्ट करता है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो यूनिवर्सल हमने बना तो दिया, लेकिन यूनिवर्सल है नहीं, इसलिए सबका रिजल्ट एक सा नहीं आता। इससे हर रोगी जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें अलग अलग परिणाम सामने आते हैं। इसलिए कभी भी डॉक्टर आपको एश्योर नहीं करता, वो सदा ये कहेगा संभावना है कि आप ठीक हो जाओगे, संभावना है कि आपके ये होगा। सारी संभावनाओं पर आधारित है। ये कैंसर सेल्स में और नॉर्मल जो हमारी सेल होती है उसके अंदर ये फर्क होता है। ओह माय गॉड सर, इतना डिटेल में कैंसर के बारे में मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा। क्योंकि मुझे भी पता था कि ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये कुछ 2-3 चीजें ही पता थी। नहीं, कैंसर तो किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। दूसरा क्या है, जैसे ये जेनेटिक स्टडीज हैं, अभी जो हमारी जीन्स की स्टडी है कैंसर को लेकर के वो प्रारंभिक अवस्था में है। लेकिन जहाँ तक आप जो रिसर्च के हिसाब से हम जैसे डीप स्टडी में जाते हैं तो मेरा ही मानना है, जो मैंने अपने पढ़ने वढ़ने से जो सीखा है उससे, कि आने वाले समय में जीन्स के थ्रू काफ़ी संभावनाएं होंगी इलाज करने की, वो काफ़ी संभावनाएं बढ़ेंगी।
हम बेटर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। टेक्नोलॉजी जो एडवांस होती जा रही है, तो हमारा जो नॉलेज है वो भी इस फील्ड के अंदर एडवांस हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि एडवांसमेंट का एक प्रॉब्लम आती है, उस रिसर्च क्योंकि वो बहुत महंगी होती है, इलाज बहुत महंगा है, तो ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि आदमी बचकर भी ऐसा लगता है कि वो अधमरा हो गया है। जो बच भी जाते हैं, तो हर एक आदमी के बस में कैंसर का इलाज कराना है नहीं। तो ये एक बड़ा एक गंभीर मुद्दा है जिस पे मेरी समझ में विचार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि ये भी मैंने कहीं ना कहीं सुना था। अभी बीच में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था उनका, सोनू सूद का, जो समाज सेवा और उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक ऐसी मुहिम शुरू करी है जहाँ पे उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और वो काफ़ी नामचीन डॉक्टर हैं। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जितने भी मरीज हैं आप उनका एक तो फ्री में इलाज करें, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ भी ऐसा करो कि जिससे जो पेशेंट आया है आपके पास में उसको 6-6 महीने तक इंतज़ार ना करना पड़े। कैंसर का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराया, और उनका स्लोगन ये था कि जैसे आज आपका अगर इलाज हुआ है तो जो ब्रेकफास्ट है वो आप आपके घर पे करेंगे। ये मुझे उनकी वो चीज़ काफ़ी देखिए मैया, मैं थोड़ा इससे और आगे जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जो कैंसर लोकल है, यानी एक जगह है, जैसे मान लो यूट्रस के अंदर है या मेल के अंदर प्रोस्टेट के अंदर है या कोई भी एक विशेष अंग में है, वो वहीं पर है उसी जगह, उसको आप सर्जरी से निकाल देते हो और लोकली फिर रेडियोथेरेपी या उससे ट्रीट कर देते हो, तो वो क्योर होना आसान होता है। जो ही इसकी मेटास्टेसिस हो जाती है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। मैंने फिर कोई नहीं कह सकता कि क्योर होगा या नहीं होगा। मेटास्टेसिस होती है, अपने एरिया से बाहर निकलते ही उसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है और इलाज मुश्किल भी हो जाता है, और उसके परिणाम के बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसे में जिस चीज़ का परिणाम क्या होगा, क्या इलाज सफल होगा या नहीं होगा, तो उसमें मेरी राय के अंदर जो बेहतर अप्रोच है वो है कि हम ऐसा सीखें, हम कैंसर के बारे में इस तरह से जानें कि हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाएं कि हमारे कैंसर हो ही नहीं। तो जो रियल जो आपका गोल है वो होना चाहिए कैंसर प्रिवेंशन। तो हमें इस फील्ड में, और इस फील्ड में कभी भी आपको न तो हॉस्पिटल इसमें आएंगे, न कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स नामचीन कितने ही हो वो इसमें आएंगे, क्योंकि यदि बीमारी रुक गई तो वो बहुत सारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कैसे इन्वेस्टमेंट है, नेचुरल है, सही बात है सर। उनका अपना एस्पेक्ट है, लेकिन रोकथाम आपको करनी है। और यदि आपके कैंसर होता है तो आपको एनालाइज ये करना चाहिए कि एक तो मेरे क्यों हुआ, दूसरा हम क्या होता है कि एक व्यक्ति के कैंसर हो गया तो वो सारे घर का और खुद व्यक्ति का सारा फोकस हो जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बचाऊं। उस समय हम एक बड़ी बात भूल जाते हैं कि ये जो मेरे हुआ है ये मेरे परिवार में किसी और के नहीं हो, तो मैं इसके बारे में क्या करूं। और परिवार के लोगों को भी इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। जिस डॉक्टर से इलाज कराते हो उसके अलावा आप उन डॉक्टर्स के पास जाइए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि भाई हम आपके इस डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। अब इसको सोशल मीडिया में देखो, आजकल 10 तरह के लोग आ गए हैं, वही एक्सप्लॉइट करते हैं आपको कि साहब हम ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप उसमें मत जाइए। आप जहाँ रियल नॉलेज है, जहाँ पे आपको लगे तो आप वहाँ जाइए, और प्रिवेंशन पे काम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कैंसर इज एन एक्सीडेंट। जैसे मैंने बताया ना, 10,000 एक्सीडेंट होते हैं, आप एक्सीडेंट कम कीजिए। तो प्रिवेंशन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। प्रिवेंशन का मैंने जैसे आपको बताया ना, उसके प्रिवेंशन का बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर स्टीवन रोजेनथाल हुए थे 1968, जबकि मेरा तो मेडिकल में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। उससे पहले वो सर्जन थे। उस ज़माने में सर्जन होना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि दुनिया में गिने चुने लोग ही उस समय सर्जरी करते थे 68 के अंदर। तो 68 में उनके पास एक रोगी आया और उसने कहा साहब मेरे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, और मेरा कोई साल पहले मेरे स्टोमक के अंदर कैंसर था, तो मेरा वो कैंसर का ऑपरेशन हुआ, वो ट्यूमर निकाल दिया और बायोप्सी प्रूव्ड है। और फिर मेरे लीवर के अंदर भी कैंसर है, वो 3 या 4 नोड्यूल उनमें सर्जिकल नोट में डाले हुए थे, वो भी बायोप्सी में प्रूव था। इट मीन्स उसके स्टेज 4 कैंसर था। तो आप मेरा ऑपरेशन कर सकते हो क्या? वो रोजेनथाल उस समय अमेरिका के लीडिंग सर्जन थे, और उससे आप समझ जाओगे कि आगे जा कर के उन्होंने अमेरिका के जो रोनाल्ड रीगन थे प्रेसिडेंट, उनके कैंसर का भी ऑपरेशन डॉक्टर रोजेनथाल ने किया। तो उस लेवल के आदमी थे।
तो उन्होंने हिम्मत करके उसका पेट खोल लिया। यूजुअली उस ज़माने में कैंसर सर्वाइवर का कोई ऑपरेशन करता नहीं था दूसरा डॉक्टर, उन्होंने कर दिया और गॉल ब्लैडर निकाल दिया। फिर उनको क्यूरियोसिटी हुई कि देखते हैं लीवर की क्या हालत है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने लीवर को देखा, पैल्पेट किया और फिर उसके पेट को अंदर झांक के देखा। लीवर वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कैंसर गायब, स्टेज 4 कैंसर गायब। तो उन्होंने फिर बीमार को फॉलो किया उसको, फिर उस आदमी की लाइफस्टाइल उसने क्या क्या चेंज करी, उस लाइफस्टाइल को स्टडी किया तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि साहब ये तो इसके इम्यून सिस्टम का चमत्कार है। इस व्यक्ति ने जो अपने जीवन शैली में परिवर्तन किया, अच्छा उसमें कीमोथेरेपी नहीं थी बाय द वे, खाली सर्जरी हुई थी उनकी। 68 में कीमोथेरेपी नहीं थी और रेडियोथेरेपी वगैरह उसने ली नहीं थी, खाली सर्जरी करवाई थी उस व्यक्ति ने। अच्छा। और क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्टेज 4 है, तुम्हारा बचना तो है नहीं, और क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत दर्द देता था, उसने कहा कि मैं जितने भी दिन जीऊँ तो दर्द से तो मुक्ति मिले मेरे को। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर रोजनथाल ने वर्क करना शुरू किया कि हम इम्यूनिटी पे वर्क करेंगे कैंसर के लिए, और उस इंस्पिरेशन का परिणाम है कि अब कैंसर के अंदर इम्यूनोथेरेपी अब एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस होने लगी है। अब धीरे धीरे अभी काफ़ी पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलप हुई है जी। सामान्य इसलिए नहीं है कि महंगी बहुत है, इसे हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन वो उसका जो बेस है वो वहाँ से शुरू हुआ। और वहाँ से कुछ लोगों ने जो रिसर्च ओरिएंटेड थे या जिनकी फैमिली में किसी के कैंसर हो गया तो उन्होंने, और वो डॉक्टर बने, उनके बच्चे इंस्पायर होके, उन्होंने फिर इस फील्ड में वर्क किया कि भी हम हमारे इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, क्योंकि यदि ये आदमी बिना किसी सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट के स्टेज 4 कैंसर में अपने आप को क्योर कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं इस तरफ प्रयास करें। और प्रयास फिर 100% होने चाहिए आपके। हम क्या अधूरे प्रयास करते हैं, हमारे सामने मौत भी खड़ी है तो भी हम हमारी सुविधाओं को छोड़ के प्रयास नहीं करते। सुविधाओं के अंदर अंदर होगा वो तो हम कर लेंगे, हम बियॉन्ड हमारी है ना कंफर्ट के बाहर नहीं जाना चाहते, जबकि इसमें आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर का कोर्स होता है सर, 4 दिन का कोर्स देता है वो। हम 2 दिन दवाई लेके तीसरे दिन कहते हैं अभी तक ठीक नहीं हुए, पता नहीं कैसे डॉक्टर है। नहीं, दवा बदल देते हैं हम लोग, डॉक्टर बदल सब देते कर हैं। देते हैं। एटलीस्ट आपको यू शुड टेक प्रॉपर केयर, और जितना एटलीस्ट। और कैंसर में तो महीनों इलाज चलता है, हाँ, सालों इलाज exactly. चलता है, तो उसको आप फॉलो नहीं करते। प्लस जो जीवन शैली में मैंने कहा जो इम्यूनिटी पे हमें फोकस देना चाहिए, और ये इम्यूनिटी के ऊपर हम बिल्कुल फोकस करते नहीं है। हम क्या जिन पे फोकस क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम तो कीमोथेरेपी ले ली, हमने रेडियोथेरेपी ले ली, वो थेरेपी महंगी तो है लेकिन वो आप ले लेते हो, और अब क्या कंफर्टेबल भी हो गई। आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जी। कीमोथेरेपी सबसे पहले शुरू हुई थी तो मस्टर्ड गैस दिया करते थे। आपने सेकेंड वर्ल्ड वार में सुना होगा, जर्मनी ने मस्टर्ड गैस के बॉम्ब फेंके थे, लोग मर गए थे, और उसके बाद में बैन लगा था केमिकल वेपन में। तो इसमें से आपको शुरू के कैंसर पेशेंट्स को मस्टर्ड गैस भी दी गई थी कैंसर सेल मारने के लिए। अब कीमोथेरेपी का क्या है कि वो सिर्फ कैंसर सेल को नहीं मारती है, जो भी सेल डिवाइड हो रही है वो सबको मारती है। कीमोथेरेपी वो नेचुरल है, उसका तो भाई कैंसर सेल बढ़ रही है लगातार, हाँ। तो आपने मेडिसिन लोगे तो जो सेल ग्रो हो रही है वो उसको दवाई को ज़्यादा खाएगी, यस, तो वो सेल मर जाएगी। तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल तो मारती है, इसके अलावा आपके जैसे हेयर सेल होती हैं, हेयर फॉलिकल, वो रोज़ाना ग्रो होते हैं। तो इसलिए कीमोथेरेपी में लोगों के बाल बिल्कुल एक बार झड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारी सेल मर जाती हैं उनकी, वो सेल फिर दोबारा रिवाइव होती हैं, वो सारी मर जाती हैं। कई लोगों के भूख बंद हो जाती है, डॉक्टर्स लोग कहते हैं ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि आपके माउथ से लेके आपकी सारी इंटेस्टाइन है उसकी सेल्स मर जाती हैं, वो बिल्कुल रो हो जाती है अंदर से। इससे डॉक्टर आपको कई चीज़ों की रोक लगाते हैं कि जब तक कीमो चले ये फल नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। वो रोक क्यों लगती है? क्योंकि आपके पूरी इंटेस्टाइन की जो ओरिजिनल सेल्स हैं वो बहुत मर जाती हैं उसमें से, तो मुंह में अल्सर हो जाते हैं, पेट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो जाती हैं, स्किन की बहुत सेल्स मरती हैं। तो कीमो वालों के एक बार स्किन का कलर काला पड़ जाता है, फिर नई सेल्स आती हैं, फिर आप अपने ओरिजिनल शेप में आते हो। तो बड़ा एक हॉरिफाइंग है। तो कीमोथेरेपी क्या है कि वो स्पेसिफिक नहीं है कि कैंसर सेल्स को मारेगी, वो सामान्य आपकी कोशिकाएं हैं वो भी मरती हैं। तो आपको कीमोथेरेपी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, पैसे के अलावा अपने शरीर में भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं होने के बाद में तो हमें लेनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता हूँ कीमोथेरेपी मत लो, जैसे कई लोग कहते हैं साहब दवा मत लो और मेरा ये फॉर्मूला खा लो एक बार, कोई
एक पॉलिटिशियन और क्रिकेटर थे, उन्होंने हंगामा मचाया था, वो स्टूपिडिटी है। बेसिकली हम देखें तो कीमोथेरेपी हमारे पास अभी एक ऑप्शन है, हमें लेनी है, जो भी डॉक्टर राय दे। होने के बाद में तो देखिए उनका है, वो हमारा रोल भी नहीं है रेडियो टॉक के अंदर। हमारा ये है कि आप इस बीमारी को समझो, और अब जब हम जिस चीज़ पे आएंगे वो है कि इसको हम रोकथाम कैसे करें। तो रोकथाम में आपको 2 चीज़ समझ में आ गई है। एक तो हमें कैंसर का स्प्रेड रोकना है, तो स्प्रेड रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हमारे शरीर में कैंसर की उत्पत्ति नहीं हो, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर महीने 10,000 चांसेज हैं आपके कैंसर होने के, और आपके शरीर की क्षमता को पहचानना है कि हम उन 10,000 संभावनाओं को हर महीने नष्ट करते हैं। हमारा शरीर इतना शक्तिशाली है कि 10,000 कैंसर होने की संभावनाओं को हम हर महीने नष्ट करते हैं। उस शक्ति को बढ़ाना है, इम्यूनिटी। और दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कैंसर की कोशिकाओं का भोजन क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैंसर की कोशिकाएं तो कुछ खाएंगी ना, बिल्कुल, तो उनका क्या भोजन है, तो उस भोजन पे हमें हमला करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारे जो शरीर में रक्त की जो रक्तवाहिनी है, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, उनकी टोटल लेंथ है 60,000 माइल्स। 60,000 माइल्स, नॉट किलोमीटर, माइल्स। अब कैंसर का एक ट्यूमर होता है, उसमें उनकी कैपिलरीज को और आर्टेरियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज को मिलाएं तो वहाँ करीब 10 लाख रक्तवाहिनी एक ट्यूमर तक पहुँचती हैं। 1 बिलियन मिनिमम, इतना रक्त वहाँ जाता है, इतना भोजन वो करती हैं। भोजन क्या है उनका? ग्लूकोज। कैंसर की कोशिकाएं ग्लूकोज पे जिंदा रहती हैं। ग्लूकोन डी, ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में हो जाए, मीठा। क्या बात कर रहे हैं सर? इसलिए यदि कैंसर पे आपको नियंत्रण करना है, आपके हो गया, चाहे आप कीमोथेरेपी लो, रेडियोथेरेपी लो, सब लो, ऑपरेशन करवाओ, मीठा बंद कर दो। ग्लूकोज इनटेक, कार्ब्स का इनटेक 5 से 7% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट हो जाओ उस पर आप। नॉर्मल जो अपनी बॉडी है, नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसको ये इस बात का ध्यान रखना है। और इन जनरल ऑल्सो आपको ग्लूकोज का इनटेक कम लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में हर रोज कोई न कोई एक्सीडेंट, कोई न कोई माइक्रो कैंसर बन रहा होता है। उसको फीड मत करो, हम उसको फीड करते हैं। इट मीन्स कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैंसर कोई अलग दुर्घटना नहीं है, ये आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और दुनिया में हमारे जीवन शैली से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ बढ़ रही है, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारे हाई बीपी बढ़ रहा है, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ आ रहा है लोगों के। हमारे ब्रेन के अंदर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। हमारे फॉरगेटफुलनेस है, अल्जाइमर है, पार्किंसोनिज्म है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। सुसाइड हम करते हैं, उसका बेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो लोग करते हैं सुसाइड। अच्छा। या उसी तरह से कैंसर भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो सबसे डेंजरस चीज़ होती है वो है ग्लूकोज। तो आपको अपने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। आपके ग्लूकोज लेवल आपको लोअर साइड ऑफ नॉर्मल रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिकवरी के अंदर। तो पहला तो आपने उसका फूड बंद करो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? सॉल्ट। आप सोडियम बहुत ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि सोडियम ज़्यादा यदि जाता है शरीर में तो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। शुगर भी, खास करके सिर्फ बेस में आप जैसे लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, या और जैसे आपके लस्सी लेते हो, छाछ नहीं लस्सी, गहरी, उसके अंदर चीनी वीनी मिला करके लोग जो लेते हैं, इस तरह के जो शुगरी जो ड्रिंक्स हैं वो भी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। और आपके शरीर में जो एक्सीडेंट होते हैं, मैंने कहा ना माइक्रो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो माइक्रो एक्सीडेंट की संख्या इनसे बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमारा ग्लूकोज इनटेक स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करना है लाइफ के अंदर। क्योंकि कब कौन सा माइक्रो एक्सीडेंट मैक्रो एक्सीडेंट में, सूक्ष्म कब बड़े रूप के अंदर प्रकट हो जाए हम नहीं जानते। तो इसलिए इस बारे में जागरूकता रखनी। वाओ सर, इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी डीप में आज पहली दफ़ा मिल रही है ना। आई विश कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए ये जो हमारा इंटरव्यू है बहुत हेल्पफुल होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल रही होगी, क्योंकि हम लोग कभी भी इन चीज़ों के बारे में मतलब सोचते भी कैसे होंगे, मतलब घबराहट होती है पहली जब हमारे आसपास में किसी को होता है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
तो हमें अब सर आपने इतना नॉलेज दिया है ना, तो अब हम चाहें तो किसी की मदद कर सकते हैं। देखिए मैया, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, कैंसर की कोशिकाएं ताकतवर होती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं कि वो हमारे शरीर को नष्ट कर सकती हैं। नष्ट कैसे कर सकती हैं? जैसे मैंने बताया ना, एक ट्यूमर में 10 लाख तक ब्लड वेसल होती है, माइक्रो वेसल्स, 10 लाख तक। इट मीन्स सारा आपका न्यूट्रिशन है वो सक करता है, Exactly. सारा वो अकेला ही खा जाता है और आपके शरीर को सुखा डालता है। लेकिन याद रखो, वो अजेय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जीत नहीं सकते उसको, वो शक्तिशाली है आपका जो दुश्मन है वो, लेकिन वो उसको पराजित किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये इसी बारे में जागरूक करो जहाँ भी बात हो कि भाई हमें इसको हराना है, और हराने के लिए मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं उसको हराना ही मानता हूँ कि आप होने नहीं दो, क्योंकि आपके शरीर में दिन में पता नहीं कितनी बार कैंसर घटित हो रहा है। हम उसको उभरने ही नहीं देंगे, हम उसको वहीं से खत्म करेंगे जहाँ से वो प्रकट हो रहा है, तुरंत खत्म करेंगे। वो आपके जीवन शैली से आप कंफर्टेबली कर सकते हो। मुझे तो लगता है सर कि आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, डेली रूटीन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अगर आप सही तरीके से फॉलो करो तो शायद किसी भी बीमारी को हराया जा सकता है, आई थिंक। हाँ, जैसे अब मैं अभी ग्लूकोज की बात कर रहा था आपसे, कैंसर सेल नॉर्मल सेल की बजाय, कैंसर की कोशिका नॉर्मल कोशिका से 40 गुना ज़्यादा ग्लूकोज उसको रोजाना चाहिए, 40 गुना। तो आप वो ग्लूकोज की सप्लाई रोको, तो वो ग्लूकोज की सप्लाई मैं आगे बताऊंगा वो कैसे रोकी जा सकती है। तो एक तो वो पहला तो ये कि आप मीठी चीज़ बंद कर दो तुरंत ही, यदि आपके कैंसर डायग्नोज हो गया है तो आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसका फ़ायदा आपको 10 गुना ज़्यादा होगा। और दूसरा, अपने जीवन के अंदर खास करके हम भारत जैसे देश में जहाँ पर हम इतनी मिठाइयाँ खाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कैंसर सबसे ज़्यादा है दुनिया का। आप अस्पताल देखिए, बीकानेर का PBM, टाटा हॉस्पिटल, यहाँ भगवान महावीर हॉस्पिटल में आप जयपुर में जाके देखिए, पाँव रखने को जगह नहीं है जी। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर बात में मिठाई खाते हैं, हर बात में ग्लूकोज खाते हैं। मिठाई में है क्या आपकी में? चीनी भरी पड़ी है सारी की सारी, वाइट जो वाइट शुगर है वो भरी पड़ी है। तो वाइट शुगर इज ए पॉइजन, और आप उसको सबसे ज़्यादा तसल्ली से खाते हो, खूब मात्रा में खाते हो, और कई लोग तो रोज़ाना खाते हैं। तो वो प्रोन है, क्योंकि आप यू आर फीडिंग योर माइक्रो कैंसर। और जिस दिन आपकी होती क्यों नहीं है, कई लोग कहते हैं मैं तो खूब खाया। नहीं भैया, आपका किस्मत अच्छी है, कोई न कोई वजह से आपका इम्यून सिस्टम अभी अच्छी तरह से काम कर रहा है, वो डैमेज नहीं हुआ। अब कोविड हुआ है, जैसे अब कोविड का असर अगले 10 साल बाद में आएगा पूरा, तो 10 साल बाद में हो सकता है दुनिया में कैंसर की जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम 2 दिन में नष्ट नहीं होगा, धीरे धीरे वो वीक होता है, फिर एक दिन नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है सिग्निफिकेंटली, तब ये चीज़ स्पर्ट होगी तेजी से। बिल्कुल सर, चैट बॉक्स में कई सारे सवाल आ गए हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक बार चैट बॉक्स के कुछ प्रश्न लेंगे। सबसे पहले शीतल जी पूछ रही हैं कि अगर किसी श्रोता को या उनके आसपास में किसी अपने को शुरुआती लक्षण दिखें तो सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए उनको? देखिए, पहला कदम यदि कैंसर की डाउट होना, तो जो भी आपका कोई विश्वास का चिकित्सक हो जो आपको फ्रैंकली चीज़ बता सके कि मेरे को ये शक है, आप उसके पास जाइए और उसकी गाइडेंस के अंदर जो भी ऑन्कोलॉजी के फील्ड में, चाहे सर्जन के हिसाब से या फिजिशियन के हिसाब से, वो जो उचित समझे उसके पास जाके इसका निदान कराना पहला कदम होता है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि है या नहीं है, तो ये पहला कदम होता है जी। अगला सवाल है कनक का कि आपके अनुसार होप और सपोर्ट का इलाज में कितना योगदान होता है? देखिए, सपोर्ट और होप का जो है वो जो साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट बेटर होता है। लोग इलाज ले लेते हैं, लोग इलाज से बहुत घबराते हैं, इलाज से भयभीत रहते हैं। तो यदि सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो आदमी अपना इलाज है वो सही तरीके से ले सकता है। लेकिन हमारा जो सपोर्ट है ना, वो ज्ञान पर आधारित रहना चाहिए। हमारा ज़्यादातर सपोर्ट है वो भावनाओं पे आधारित रहता है जी। तो कैंसर तो नॉर्मल लाइफ तो है नहीं, वो एक एबनॉर्मल लाइफ है, तो वहाँ भावनाएं काम नहीं करती। तो आपको थोड़ी जानकारी जैसे होनी चाहिए, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ी एक यूज़फुल जानकारी होगी। वो जानकारी के साथ साथ आप सपोर्ट देते हो तो उसका तो डेफिनेट बेनिफिट है। राइट। आगे अमित का सवाल है कि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, लेकिन हम कैसे जानें कि अब हमें जांच करवानी चाहिए?
देखिए, मेरी समझ में तो अर्ली डिटेक्शन बाय एक्सीडेंट ही होता है, एक संयोग ही बन जाता है। जैसे कोई सर्जरी हो रही है तो उसमें पकड़ में आ गई, या कोई डॉक्टर ने कैजुअल कोई एग्जामिनेशन किया, या कैजुअल आपने कोई जांच कराई, उसमें कोई इंडिकेशन मिल गया, या कोई लक्षण ऐसा उसके पकड़ में आ गया, तो यूजुअली कहने को है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन इन जनरल है नहीं, एक्सेप्ट कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमोग्राफी 40 इयर्स के बाद करा लो, या कुछ फीमेल जो ऑर्गन्स हैं उनके जो कैंसर हैं वो पेप्समियर वगैरह से आप पकड़ सकते हो, लेकिन वो आप रोज़ाना तो नहीं करा सकते। आपने आज कराया, वो कहेंगे 1 साल बाद में कराओ। अब कैंसर तो आज नहीं है, मैंने कहा ना, माइक्रो एक्सीडेंट तो रोज़ाना घटते हैं, आज नहीं है 5 दिन बाद में वो कैंसर हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन मेरी समझ में तो कोई संयोग से ही हो सकता है, ऐसा कोई प्लान उसके पीछे है नहीं, कोई डेफिनेट प्लान है नहीं। जी, आगे जैसे समय का सवाल है कि जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर्स हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो क्या पुरुषों में भी हो सकता है, उनको भी चेस्ट कैंसर या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं? चेस्ट कैंसर होता है, रेयर होता है, मेल के अंदर रेयर होता है। मेल के अंदर आपको प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा मिलेगा और वो काफ़ी कॉमन है वो, लेकिन वो यूजुअली लेटर एज में मिलता है। यंग एज के अंदर मेल के अंदर टेस्टिकुलर कैंसर ज़्यादा कॉमन है, और इनके अलावा मेल के अंदर ज़्यादातर जो देखा जाता है वो लंग कैंसर सबसे ज़्यादा, या लीवर कैंसर, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला सवाल है गौतम का कि सर क्या मोबाइल फ़ोन या माइक्रोवेव जैसी चीज़ें वाकई कैंसर का कारण बन सकती है? अभी कोई प्रूफ नहीं है इस तरह का, कोई मेरे समझ में इसका तो अच्छा रिसर्च हो गया, मोबाइल का तो नहीं है, कोई कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। और माइक्रोवेव का जो मतलब जो माइक्रोवेव कुकिंग है, तो उसमें वो कहते हैं यदि आप उसमें नॉन वेज वगैरह कुक करते हो तो एक तरह का प्रोसेसिंग हो जाता है उसका, तो उसमें संभावनाएं बन जाती हैं, बाकी मोबाइल से कोई कैंसर का नहीं। जी, रिद्धि का अगला सवाल है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर रहा है तो क्या हमें रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए? संभावना ज़्यादा रहती है फैमिली के अंदर यदि किसी के कैंसर है तो, और रेगुलर चेकअप की बजाय मैं आपको अभी जैसे बताने वाला हूँ कि रेगुलर चेकअप की बजाय आप उस तरफ चलिए, प्रिवेंशन की तरफ। वो अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि हम हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाएं कि हमारे कैंसर नहीं हो। और मैं फिर कहता हूँ ये संभव है। देखिए, लोगों के नहीं हो रहा है कैंसर, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है ना। एक तरह से देखें जो हमारे शरीर की कोशिकाओं की स्थिति, तो हम हर आदमी के कैंसर किसी की न किसी उम्र में होना चाहिए, हमारे नहीं हो रहा है। इट मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे नहीं होगा, ये संभव है। बिल्कुल। कुणाल का अगला सवाल है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कितने गंभीर होते हैं? क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर यह असर पड़ता है? देखिए, शुरू में तो काफ़ी गंभीर होते हैं और कई लोगों के आगे भी थोड़े बहुत रह जाते हैं, थोड़ा सावधानियां तो रखनी पड़ेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली कीमोथेरेपी अभी काफ़ी सेफ़ हो गई है और टॉलरेबल भी हो गया है। पहले तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हाँ बस अब महंगी बहुत हो गई है, वो एक अलग Exactly. aspect है। अगला सवाल संदीप का यही है कि सर इलाज बहुत महंगा हो गया है, आम आदमी कैसे झेल सकता है? क्या सरकार की कोई सहायता होती है? देखिए, सारी सरकारें तो हमारी सहायता से चल रही हैं इसलिए सरकार से कोई सहायता की उम्मीद मत करो, वो तो हमसे सहायता लेती हैं। सरकार क्या है? कुछ भी नहीं, हम ही तो सरकार हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सरकार पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, हमारे जो है हम सरकार के गुलाम बन जाते हैं। तो हमें सरकार पर आवाज़ उठानी चाहिए कि भी इसके लिए कोई फंड बने, इसके लिए कोई हेल्प मिले, या ट्रीटमेंट को सस्ता किया जाए। वो पॉसिबल तो है, लेकिन अब क्या है, तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि जो रोगी जितना ज़्यादा पीड़ित होता है, जिस रोगी के जितने कम बचने की संभावनाएं रहती हैं, उससे उतना ही ज़्यादा पैसा लिया जाता है। जी, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके ऊपर देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जनता यदि आवाज़ उठाए तो इसमें कुछ होना चाहिए कि मेडिसिन हैं वो सस्ती हों, और क्योंकि कैंसर की मेडिसिन एक्सेप्शनली कॉस्टली हैं। मेरी समझ में कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं उस कॉस्ट का, मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता एज ए डॉक्टर की इतनी महंगी वो दवाइयाँ क्यों हैं, इलाज इतना महंगा क्यों है, लेकिन आवाज़ तो जनता की तरफ से उठनी चाहिए। बिल्कुल। आगे रामनिवास पलवास जी लिखते हैं कि कैंसर के शुरुआती स्टेज में कैसे पहचानें? आई थिंक ये हमने अभी अभी बताया है। वो मोटे तौर पे शरीर के अंदर जैसे वज़न का कम हो जाना, एपिटाइट का कम हो जाना, कहीं लगातार दर्द का बने रहना, ये सब कारण इसके होते हैं। जी,
आगे है महेंद्र सिंह राठौड़ कि क्या ये आनुवंशिक अथवा पारिवारिक हिस्ट्री से होने की संभावना अधिक होती है, जो अभी अभी हमने हाँ, वो आंसर संभावना किया है। थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वो संभावना तो हर एक व्यक्ति में है। आपको महेंद्र जी, सब चीज़ों हर एक व्यक्ति में है। हमारे हर शरीर में, मैंने बताया ना बार बार कि कैंसर तो घटित होता ही रहता है। जी, इनका अगला सवाल है कि फास्टिंग अथवा व्रत करने की नियमित आदत से इसकी संभावना कम हो सकती है क्या, या मतलब ये एक जापानीज स्टडी में बताया गया था, तो क्या ये सच है? उस पे हम अभी जो इसकी रोकथाम की बात करेंगे ना, तो उसमें पूरा उसी पे डिस्कस करेंगे कि कैंसर को कैसे रोकने का प्रयास हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कैंसर हो ही नहीं। जी, उसमें सारी बात आएगी। जी। सो अभी बढ़ते हैं अगले इसी पड़ाव की तरफ। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, बट हम प्रिवेंशन पे थोड़ी सी झलक डालते हैं कि ऐसा क्या करें कि जिससे कैंसर हो ही ना किसी के शरीर में। देखिए, उसमें जो कैंसर के बड़े बड़े कारण आए हैं, उसमें एक तो आपका आता है जो आजकल बड़ा प्रचलन में है और जिसके परिणाम अगले 20 साल में आने वाले हैं सामने भयंकर रूप में, वो है फास्ट फूड। जो आपका प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस मीट होता है, आपका जो भी फास्ट फूड जिसमें शुगर का बेस हो या जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा डाला जाता हो, जैसे बहुत मसालों वाला, तेल में तला हुआ, और प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो आपके खाने में आते हैं। आप जो भी फास्ट फूड मंगाते हो, गरम गरम खाना होता है, वो प्लास्टिक कंटेनर में आता है, ऊपर रैपर है वो भी प्लास्टिक का है। आप कॉफ़ी पीते हो, उसका जो गिलास है वो सारा प्लास्टिक का होता है। अभी पिछले दिनों पिछली मेरी एक बार टॉक में बात भी की थी कि लोग जो एकादशी के ऊपर जूस पी रहे थे, तो उधर तो शुगर है, ऊपर प्लास्टिक के गिलास हैं, तो शुगर का डेंजर होता है। साथ में प्लास्टिक में जो ही आप शुगरी या गर्म चीज़ डालते हो, तो शुगर रिच या गर्म चीज़ डालते हो, तो फ़ौरन वो माइक्रो प्लास्टिक डिजोल्व होता है, वो आपके शरीर में जाता है। अभी जो सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसमें जो एडवांस सीटी एंजियोग्राफी में ये पाया गया है कि आपकी कैरोटिड आर्टरी जो आपके ब्रेन को आगे ऊपर ब्लड ले जाती है, आपके हार्ट की वेसल्स, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक डिपॉजिट हो रहा है, जो कि लकवे का और हार्ट अटैक का कारण बनता जा रहा है। इसलिए ये जो फूड आइटम से रिलेटेड जो भी प्लास्टिक्स हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक तो फास्ट फूड है, उसको आप अवॉइड करो, ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में एक बार खा लिया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके जीवन का रोजाना आप जो ऑर्डर दे दे के मंगवा रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। आजकल जेंजी लोगों का तो खैर क्या ही बोलूं सर, हर दूसरा इंसान आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए तुरंत अब 20 साल बाद में, 15-20 साल बाद में इसके परिणाम सामने आएंगे, तो लोगों की रूह कांपेगी उस समय। इसके अलावा जैसे ना शुगर है, कोई भी चीज़ मैं बार बार बता ही रहा हूँ, अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़, जो ज़्यादा क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेशन करता है, अल्कोहल सेलुलर डेथ करता है, वो कोशिकाओं को मारता है, नॉर्मल कोशिकाओं को, फिर नई बनती हैं और नई में से कुछ ऐसी जो नई बनेंगी कि उन पे नियंत्रण खत्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे बड़े कैंसर का रूप ले लेती है। तीसरा क्या होता है, पुअर स्लीप। आप यदि अच्छी तरह से नहीं सोते हो तो आपके कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, और जो माइक्रो कैंसर आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं रोजाना के बेसिस पे, वो पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं होते, कुछ न कुछ बच जाते हैं, और वो 10, 15, 20 साल बाद के अंदर असली कैंसर के रूप में सामने आ जाते हैं। इसलिए जिनके कैंसर मान लो 50 साल की उम्र में हुआ या 55 में, इट मीन्स वो जब 20, 22, 24 साल के रहे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नींद को डिस्टर्ब किया है। कोई मेंटल प्रेशर हो सकता है, एग्जाम का प्रेशर हो सकता है, फैमिली में कोई घटनाएं हो सकती हैं, कोई रिलेशनशिप का इश्यूज हो सकता है, वो चीज़ आज होती है, उसका परिणाम 15, 20, 30 साल बाद में सामने आता है, क्योंकि जो माइक्रो सूक्ष्म कैंसर बना है आज, वो आगे जाके ग्रोथ का रूप ले लेता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा प्रोसेस मीट इज़ वेरी रिस्की, लेकिन सारी दुनिया उसको, जो नॉन वेज वाले खा रहे हैं, वो खूब खा रहे हैं, तो प्रोसेस मीट इज़ बहुत रिस्की है। सिमिलरली स्मोकिंग है, आप सब जानते ही हैं, टोबैको किसी भी फॉर्म के अंदर, और रोजाना हम सुनते भी हैं। इसके अलावा ओबेसिटी भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। यदि आपका शरीर का वजन आवश्यकता से ज़्यादा है, खासकर उसके अंदर यदि चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो वो फैट क्या करती है, आपकी इंसुलिन को काम नहीं करने देती, आपका लीवर है वो फैटी हो जाता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो एक ये ओबेसिटी पे कंट्रोल, ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। दुनिया में जो जो ओबेसिटी बढ़ेगी, कैंसर की संख्या बढ़ती जाएगी, तो यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं।
आजकल आपको व्हाट्सएप से या यूट्यूब से इतना ज्ञान पिलाया जा रहा है लोगों द्वारा, जो अनाड़ी लोग हैं वो तरह तरह की बातें आपको कहते हैं इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ श्रोताओं को एक बात बताना चाहता हूँ, इम्यूनिटी रेस्टोर हो सकती है, बूस्ट नहीं हो सकती। बूस्ट सिर्फ आपकी जीन्स में बदलाव कर दो ना तो ही होती है, और जीन्स बदलाव करने के बाद में हो सकता है आप आदमी के बजाय कुछ और बन जाओ। तो इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी डैमेज होती है तो उसको रिस्टोर कर सकते हो आप। उसमें कमज़ोरी आ गई तो उसको वापस सामान्य स्थिति में ला सकते हो। इम्यूनिटी कैन नेवर बी बूस्टेड, लेकिन आपको जगह जगह लिखा मिलेगा इम्यूनिटी बूस्टर और आप फ़ौरन खरीदते हो। ये सब फेक हैं, ये धोखा है, और अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े लोग धोखा दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, आप ऐड देखो तो कहते हैं करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ बनाई। अरे भैया, ऋषि मुनि करोड़ों साल पहले तो इंसान ही नहीं था धरती पे। इस तरह के जो ऐड आते हैं तो उसके बारे में आप थोड़े जागरूक रहिए। अब ये तो सवाल आता है कि होता किससे है कैंसर, अब हम रोकें कैसे इसको, क्या क्या चीज़ हम जिंदगी में करें कि हम कैंसर को होने की संभावनाओं को कम करें। तो एक तो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रीन टी। ग्रीन टी अच्छी खासी एंटी कैंसरस है, तो इसका यदि आप रेगुलर उपयोग करते हो मिल्क टी के बजाय, धीरे धीरे आप ग्रीन टी पे स्विच होने की कोशिश करो, तो आपकी बॉडी में चीनी भी नहीं जाएगी, आपके मिल्क भी नहीं जाएगा। क्योंकि मिल्क भी देखिए ग्रोथ फूड है। मिल्क जो बेसिकली बना है कि गाय के बछड़े में तुरंत शक्ति आ जाए, तो मिल्क में बहुत तरह के एनिमल हार्मोन्स होते हैं। आप यदि ज़्यादा मिल्क पीते हो तो तरह तरह के हार्मोन्स आपके शरीर को के अंदर जाते हैं, और आपके शरीर के अंदर जो आपका नॉर्मल ह्यूमन सिस्टम है, जो इंसानी तंत्र है, उसको उस पर छेड़ाखानी करते हैं। तो एक जो परंपरा चली खूब दूध पियो, दूध नहीं पीना चाहिए। दूध ग्रोथ हार्मोन है, बच्चों को पीना चाहिए जब ग्रोथ हो रही है। एक उम्र के बाद में आप मिल्क से दही या छाछ पे स्विच हो जाइए। मिल्क प्रोडक्ट इज ओके, पनीर आपने ले लिया प्रोटीन के लिए, इट्स ओके। आपने छाछ ले ली, इट्स ओके। आपने दही ले लिया, योगर्ट ले लिया, इट्स ओके। सीधा मिल्क है वो, थोड़ा उम्र के साथ साथ आपको कम कर देना चाहिए। आधा गिलास ले लिया, इट्स ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तो एक तो हो गया आपका ग्रीन टी। एक आती है माचा टी, बड़ी स्पेशल टी होती है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। माचा टी मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो माचा टी इज स्ट्रांगली एंटी कैंसरस, स्ट्रांगली एंटी कैंसरस है। और क्योंकि इसके अंदर एक पॉलीफिनॉल करके होते हैं, और पॉलीफिनॉल आपको इधर भी मिलेंगे, ब्रोकली वगैरह के अंदर भी मिलते हैं। इसके जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं ब्रोकली के, तो माइक्रोग्रीन मैंने एक बार पहले अपने टॉक भी की थी, तो ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स हैं, उसके अंदर भी आपको पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं, तो वो भी एंटी कैंसरस हैं। तो प्रिवेंशन में आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा एक आता है, जापान में आता है, इंडिया में तो नहीं आता, लेकिन कोशिश करें तो हमें हमारे देश में लाना चाहिए। एक पर्पल टोमेटो होता है, पोटैटो होता है, अच्छा, पर्पल आलू होता है, पर्पल कलर का आलू होता है, वो स्ट्रांगली एंटी कैंसरस है, बहुत इफेक्टिव है। और इसके अलावा आप जाओ तो ऐसा देखा गया है कि आपकी एक अच्छी सोशल लाइफ है, जहाँ पर आप गप्पे लगा सको, थोड़े आनंदित रहो, तो आपकी बॉडी में एक बूस्ट मिलता है आपकी बॉडी को, और इट प्रिवेंट्स कैंसर। कई रिसर्च बताती है कि अच्छी सोशल लाइफ है, और आपके यदि कैंसर हो जाता है और आपकी अच्छी सोशल लाइफ आपने डेवलप कर ली, तो आपके रेकरेंस के चांस कम हो जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आगे हम चलें तो आपका जो पेट है, तो पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। आंत के लिए आपकी हेल्दी है, पेट की बीमारियां आपके नहीं है। पेट में आपका जो प्रीबायोटिक और आपका पूरा उसका माइक्रोबियोम यदि आप अच्छा मेंटेन करते हो एक अच्छी गाइडेंस के अंदर, तो आपके कैंसर क्योर की संभावना बढ़ जाती है, और आपके इलाज की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एक होता है हाथी चक करके, एक आता है खाने की चीज़ आती है, हाथी चक, नाम सुना हो तो आपने, आर्टिचोक कहते हैं इसको। बेरी है, आपका सोय प्रोटीन है, जैसे सोय की प्रिपरेशन बहुत सारी आती हैं, वो भी आपको अक्सर ऑफ एंड ऑन यूज़ करते रहना चाहिए, वो भी एंटी कैंसरस हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये जो ब्लैक या लाल कलर के जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, तो वो भी क्या है कि कैंसर की ब्लड सप्लाई को कम करते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखें तो डार्क चॉकलेट, अच्छा, हाँ, ये हार्ट के लिए भी अच्छी रहती हैं, और ये भी एंटी कैंसरस हैं। और जैसे चिली पेपर होती हैं, तीखी मिर्ची होती हैं, जो यूपी में खाते हैं, एक तीखी आती है पतली सी और
तीखी मिर्ची जी। होती है, वो एंटी कैंसरस है। एक तरह की वो इम्यूनोथेरेपी है। क्रैनबेरी होती है आपके, अनार इज गुड एंटी कैंसरस। एक आती है ब्लैक विनेगर आती है, यूजुअली ये चाइना में लोग इसको प्रिपेयर हाँ, करते बहुत हैं। करते हैं। हाँ, बहुत करते हैं। तो ब्लैक विनेगर है, वो स्ट्रांगली एंटी कैंसरस है। अब ये क्यों काम करती हैं? ये एक तरह का विशेष बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ इन सब के खाने से होती है, और वो बैक्टीरिया एक तरह से आपको इम्यूनोथेरेपी का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। और इसके अलावा जो फास्टिंग का पूछा उन्होंने, रामनिवास जी ने पूछा शायद, तो उसमें जैसे होता है कि जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो एक तरह से, उसका ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ अपने टॉक में, आप शाम का खाना 5-6 बजे खा लीजिए और मॉर्निंग के अंदर फिर 10 बजे खाना खाओ, तो आपकी एक तरह से फास्टिंग हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी 12-15 घंटे की। तो वो काफ़ी बेनिफिट, क्योंकि उसमें क्या है कि ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में, कीटोन्स आ जाते हैं। तो ये एक तरह की कीटो डाइट हो गई आपकी, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट कीटो डाइट है उसको फॉलो करना आसान नहीं है लंबे टाइम तक। वो बिल्कुल। महीने 2 महीने आप कर सकते हो, उसके बाद में पॉसिबल नहीं है। तो आप कीटोसिस दूसरी तरह से तैयार कर सकते हो। यदि आपके कैंसर है या आपके फैमिली के अंदर कैंसर है, तो आप नियम ही बना लो कि शाम को मैं मेरा डिनर है वो 5 से 6 बजे करूँगा और 10 से 11 बजे मैं मेरा लंच करूँगा, इस बीच में कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ये यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। तो कीटोजेनिक डाइट आपकी इनडायरेक्टली हो गई, और उसमें आप बस ये ग्लूकोज कंटेंट अपना या कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट है वो कम कर दें, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपके सिस्टम को ओवरवेल्म कर देती है। आपका सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सारा का सारा थक जाता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसका बेस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा कोलन है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का, आप मोटी मोटी चीज़ें हैं और ऐसी हैं जो करने लायक हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई है कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना पड़े। ये की जा सकती हैं, बिल्कुल कोशिश सर, करें तो, और वो बिल्कुल। करें तो मेरी समझ में आदमी कैंसर फ्री जीवन जी सकता है। और जिनके कैंसर हो गया है उनको भी इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। अपनी ये जो टॉक है अपने जल्दी ही हम स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो इसको आप बार बार सुन सकते हो। और ये जो आप में आपको जो काम की चीज़ इसमें लगे, बिल्कुल। उसको आप अपने जीवन के अंदर उपयोग में लाइए और उसका परिणाम देखिए। मेरी समझ में तो जो परिणाम होगा वो सकारात्मक ही होगा। एग्जैक्टली। और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी, फ्रेंड्स के साथ में भी आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी लाइफ में ये जो परेशानी बहुत से लोग झेल रहे हैं वो कभी आए ही ना। और हम हमेशा प्रिवेंशन पे वर्क करें, इस बात का खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। आज का भी टॉपिक लाजवाब था और इतनी डिटेल में आपने बताया है कि जितने भी भ्रम थे वो मिट गए, इतना नया नॉलेज आज हमारे अंदर आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी।